Okay. What is the basis of classification of algae? We can subdivide algae on basis of its color. That is chlorophyte, pheophyte and rhodophyte. सभी में तो क्लोरोफिल होगा ही किसी न किसी टाइप का, लेकिन इनके कलर डिफरेंट है क्योंकि किसी किसी में वो ज़ीरोफाइटा होता है और किसी में जो कैरिटिनॉइड्स होता है, तो इसकी वजह से इनके कलर कभी ऑरेंज हो जाते हैं, कभी मतलब ज़ीरोफाइटा जो है उसका वजह से येलो कलर है और कैरिटिनॉइड की वजह से रेड है, और दोनों मिल गए तो ऑरेंज है। तो अब कौन सा कलर किस में डोमिनेंट है उसकी वजह से, अगर ब्राउन कलर है तो ग्रीन क्लोरोफिल और साथ ही साथ उसका कम्बिनेशन कैरिटिनॉइड के साथ हो जाए या किसी के साथ तो ब्राउनिश कलर आता है। तो इन तीनों कलर के कम्बिनेशन से ही कलर आता है, और कोई दूसरी तरीके का कोई प्लास्टिड नहीं होता है, इन्हीं प्लास्टिड से ये काम होता है। नाउ व्हेन और इनका जो बेसिस है वो कैसे देखा जाए कि व्हाट इज देयर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो दिस इज द बेसिस गिवन फॉर देयर क्लासिफिकेशन। नाउ यू कैन सी हियर दैट इन केस ऑफ क्लोरोफाइक इट इज ग्रीन एल्गे। सो इसमें क्लोरोफिल कौन कौन सा क्लोरोफिल होता है क्लोरोफाइक में बताओ। ए बी होता है ना, सो ए एंड बी होता है। स्टार्च होता है स्टोर्ड फूड, और सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। बाकी हमने आपको बता दिया था ना कि फ्लजला कैसे होते हैं, चार उधर और चार उधर, और एपिकल में होते हैं, या तो टू होगा जैसे डाई फ्लजलेट होता है, बाई फ्लजलेट होता है कि नहीं, लेकिन एपिकल में होता है। फ्रेश वाटर या ब्रैकिश वाटर में या साल्ट वाटर में ये पाया जाता है। फियोफाइक ये ब्राउन एल्गे ए और सी टाइप है। ए तो सभी में बी सी डी याद रखो। बाकी मैनिटॉल और लेमिनारिन इसका स्टोर्ड फूड है, जबकि फ्लोरिडियन और स्टार्च तीसरे वाले का स्टोर्ड फूड है। ये देखो फ्लोरिडियन और स्टार्च, इसमें सेलुलोज की सेल वाल है और एल्जीन की है। और जबकि सेलुलोज की हमने बताया था ना, एलजी जो ग्लूकोज का खुला हुआ फार्मूला है, एल्जीन का एक बार फार्मूला दिखाया था। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर सर्कुलर होता है और हेक्सागोनल, सारे सी एक दूसरे से रिंग स्ट्रक्चर बनाते हों, ठीक है। एक तरफ एच एक तरफ ओ एच होता है, 5 का सर्कल और एक CH2OH, ऐसा बताया था। अगर वही खुल जाए सारा स्ट्रक्चर तो वो क्या बन जाएगा, उसी में फिर थोड़ा बहुत और भी चेंज आ जाए, देन इट इज़ एल्जीन। बात समझ में आ गई कि नहीं। सो आप रिफर कर लीजिएगा। और इसमें लेटरल पोजीशन में होता है। इसके फ्लजला कहाँ होते हैं, लेटरल तो आप समझ गई ना, पृष्ठीय तल पे, यानी आप लेटरल में। एक होता है कि लॉन्जिट्यूडनल, और इसमें लेटरल में पाया जाता है। और बाकी जो रोडोफाइके हैं वो रेड हैं और उनमें कोई भी ये नहीं पाया जाता है फ्लजला। तो यही आप लिख दीजिएगा, ये टेबल है, इसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन है। नाउ नेक्स्ट इज, पूछा गया है कि when and where does reproduction takes place in the life cycle of liverwort, moss, fern, gymnosperm और angiosperm। तो जैसे लिवरवॉर्ट है, मॉस है, तो ये दोनों ब्रायोफाइटा हो गए, और इसके अलावा फर्न हो गया तो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सब अलग अलग हैं। यानी आपसे 4 लाइफ साइकिल पूछे गए हैं एल्गे को छोड़कर। ब्रायोफाइटा, ये दोनों ब्रायोफाइटा हैं, ये टेरिडोफाइटा, ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो 5 जो अलग अलग डिवीजन है प्लांटे के, उसमें 4 के पूछे गए हैं। तो प्लांट बॉडी ऑफ लिवर कार्ड इज कॉल्ड थैलॉइड सच एज मर्केंटिया, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवॉर्ट। लिवरवॉर्ट में जो सबसे ऊपर एक सीटा के ऊपर कैप्सूल होती है, तो उसी से अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ थाली। नीचे से जो गैमा कप है वो टूट जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज गैमे। तो थैली के टूटने से, वो कह रहा है कि थैली अगर टूट के अलग हो जाएगा तो भी वो बन जाएगा पूरा। मान लो किसी वजह से फ्रेगमेंट हो जाए, टूट जाए, या बड़ी थैली हो गई तो टूट ही जाएगी। और दूसरा एक गैमा कप डिटैच हो जाए
तो भी हो जाता है। प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गेमिटोफाइट्स, जिसमें क्या होता है, लाइफ साइकिल ऑफ गेमिटोफाइट कंसिस्ट ऑफ प्रोटोनीमा इन लीफी स्टेज। वही चीज़ जब इसमें गेमिटोफाइट की बात की जा रही है, यानी कि उसमें हैप्लॉइडिक फेज़ है, गेमिटोफाइट फेज़, तो वो प्रोटोनीमा बना दे, बहुत छोटे छोटे मॉस जो पत्थर पे उगे रहते हैं, बिल्कुल जैसे कालीन जैसे बिछे रहे, ऐसे होता है कि नहीं। और अगर उसमें लीफ आ जाए तो वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है, प्राइमरी प्रोटोनीमा है और सेकेंडरी प्रोटोनीमा है। तो इसमें ये बताया गया है कि मॉस के केस में गेमिटोफाइटिक फेज ही बताया है, और इसमें बताया है कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो गैमे हैं, तो गैमे में भी जो गैमे होगा वो भी हैप्लॉइडिक ही होगा, और बाकी ऊपर आर्किगोनिया और एंथीरिडिया होगा। ठीक है, तो वो चीज़ डाइप्लॉइडिक होगी। तो चाहे ऊपर आप ले लो मर्केंटिया, तो मर्केंटिया में भी थायलाइड हैप्लॉइडिक ही है, वो हो या गैमा कप, सभी तो हैप्लॉइडिक हैं। और उसी के टूटने से फिर आगे बढ़ जाएगा। यानी आपका ये कहने का मतलब है कि मुख्यतया इसका जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक है ब्रायोफाइटा में। ये चीज़ हम लोगों ने देख ली थी कि नहीं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। बहुत थोड़ी देर के लिए स्पोर फॉर्मेशन होता है, बस माइटोसिस हुई नहीं, एक सेल बना फिर टूट गया, वही अल्टरेशन ऑफ स्टेज है। नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस, तो अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसी का बताया गया मॉस में, बाय फ्रेगमेंटेशन और बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो वहाँ पर डाइप्लॉइडिक लाइफ अगर है सेल तो उससे भी हो सकता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स एंथीरिडिया आर्किगोनिया एट एपेक्स ऑफ लीफी सूट्स से पाए जाते हैं। तो आप ये देख लें कि इस केस में कि एंथीरिडिया और आर्किगोनिया ये तो पाई जा रहे हैं इसमें सबसे ऊपर। ठीक है, सो दैट इज, इसमें भी एंथीरिडियल ब्रांच और आर्किगोनियल ब्रांच है। इसमें भी कुछ ऐसे होंगे कि जो अलग अलग होंगे, कि यानी किसी के कैप्सूल में ऐसा होगा कि जैसे इसमें ये क्या गया, ये तो स्पेरोफाइट फेज है, नीचे गेमिटोफाइट में नीचे में किसी किसी में मेल होगा और किसी किसी के एपेक्स में क्या होगा, फीमेल होगा। यही चीज़ होगी, गेमिटोफाइट में ही मेल फीमेल का सेग्रीगेशन होगा कि नहीं, स्पोरोफाइटिक फेज में ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जरा देखो कि नाउ बाकी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू, अब ये चाहे आर्किगोनिया हो चाहे एंथीरिडिया हो, इनके आपस में मिल जाने से फ्यूज़न से फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, और कंसिस्टिंग ऑफ फूड सीटा इन कैप्सूल। उसी में अब जैसे दो अगल बगल हैं, तो एक में से एक के एपेक्स से मेल गेमीट निकले, एक से फीमेल गेमीट निकले। तो इस तरीके से एनिमल में इसे स्पर्म और एग कहते हैं, लेकिन इसमें कहते हैं कि मेल गेमीट एंड फीमेल। प्लांट में स्पर्म नहीं कह सकते, प्लांट में कहेंगे मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट। तो उनके फ्यूज़न से क्या होगा, जाइगोट बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और इसके बाद क्या होगा, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर रिडक्शनल डिवीज़न और मियोसिस। फिर जो स्पोर है, यानी कैप्सूल के अंदर स्पोर है, उसका फिर से रिडक्शन डिवीज़न होगा, और उससे वो उसकी फिर से रिडक्शन डिवीज़न का मतलब है मियोसिस होगी, और जो स्पोर होंगे तो बहुत थोड़ी देर के लिए इसमें जो भी है ब्रायोफाइटा स्पोर बना और फिर से रिडक्शन डिवीज़न हो गया, जैसा कि आपने इसके लाइफ साइकिल में देखा है। सर्कुलर लाइफ साइकिल लास्ट में देखा है कि नहीं, कैसा दिखाया गया। कॉमन एग्जांपल्स आर फ्यूनेरिया ऑफ पॉलीट्रिकम एंड स्फेग्नम, ये सारी चीज़ें हैं। द टेरिडोफाइटा में क्या होता है, तो टेरिडोफाइटा की मुख्य लाइफ साइकिल क्या होती है, जो पूरा प्लांट है वो एक तरीके से स्पोरोफाइट है, यानी उसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, वो उसमें ऑटो सेल है, स्टेम सेल है, या ये कह सकती है वेजिटेटिव सेल्स है। वो कैसी है, डाइप्लॉइडिक है कि नहीं टेरिडोफाइटा। फर्न कैसा है पूरा, अगर उसमें कहीं कहीं पर पत्तियों के बीच में बने हुए हैं जो कैप्सूल्स जिसमें सीड एम्बेडेड है, ऐसा होता है कि नहीं टेरिडोफाइटा में, फर्न में। तो टेरिडोफाइटा इंक्लूड्स द हॉट स्टेल एंड फर्न्स, या उसके लीफ के बिल्कुल एपेक्स में। तो लीफ के एपेक्स में क्या होता है,
कि जैसे लीफ के एपेक्स में ये है, स्ट्रॉबिलस पाया जाता है, या कहीं लीफ के एपेक्स में ही कहीं ना कहीं इनमें कुछ ना कुछ गेमिटोफाइट होगा, और पूरा प्लांट क्या होगा, स्पोरोफाइट, यानी पूरा प्लांट डाइप्लॉइडिक होगा. सो इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स. सो सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोर्स. तो इसमें आइसोगेमस होगा, जो भी फ्यूज़न होगा. द female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte for variable period. So female gametophyte इन्हीं पर रहते हैं पेरेंट में, और द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन फीमेल गेमेटोफाइट. तो इसमें क्या होता है कि जो मेल गेमीट है वो फीमेल गेमेटोफाइट के पास या तो बाई एयर करंट या बाई वाटर करंट या किसी न किसी तरीके से आएगा, और जो भी डेवलपमेंट होगा नेक्स्ट प्लांट का या नेक्स्ट एम्ब्रियो का, क्योंकि एम्ब्रियो से प्लांट बनता है, तो वही जो फीमेल गेमेटोफाइट है उसी से जाइगोट बनेगा और वही एम्ब्रियो बन जाएगा, और उसी एम्ब्रियो से फिर क्या बन जाएगा, क्या नया प्लांट डेवलप होगा. ठीक है, तो ये चीज़ है. अब जब वो एम्ब्रियो बन जाएगा तब फिर प्लांट बॉडी से डिटैच होकर उड़ के कहीं भी जाए. यानी एम्ब्रियो तक के बनने तक की स्टेज में जैसे फ्रूट्स में नहीं होता है, या ये कह सकते हैं कि एक तरीके से फ्लावरिंग प्लांट्स में या जो सीड्स का प्रीकर्सर है सीड्स बनने का, क्योंकि वहीं ये सब हो रहा है. सीड्स भी जैसे है, आप देखो कि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें जो सीड है, जो फीमेल गेमीट से ही सीड का डेवलपमेंट होता है कि नहीं, बस वो ओवरी नहीं होती है बात कि नहीं. तो इसी तरीके से इसमें भी लिख रहे हैं कि जो यंग एम्ब्रियो बनेगा वो फीमेल गेमेटोफाइट ही डेवलप होकर यंग एम्ब्रियो बनेगा, और उसमें मेल गेमीट आएगा, उसके साथ फर्टिलाइज वहीं करेगा, और इस तरीके से होगा. और ये इन्वर्टेड होगा, इसका माउथ नीचे होगा, जिसको आप ये कह सकते हैं कि माइक्रोपाइलर एंड बोलो चाहे माउथ कहो, ऐसा तो सभी में होगा माइक्रोपाइलर एंड, जिसमें इंटीगमेंट्स होते हैं. ठीक है कि नहीं. चाहे ब्रायोफाइटा में भी देख लो, मर्केंटियर, इन सब में इंटीगमेंट में से ही तो नीचे गया था वो मेल गेमीट की नहीं. दिस इवेंट इज कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन लीडिंग टू सीड हैबिट. इसी से तो सीड हैबिट बनती है. आप आगे जिम्नोस्पर्म भी देखोगे, सीड कहाँ से डेवलप होता है, क्या सीड उसी पिस्टल या कार्पल से नहीं डेवलप होता है, एंजियोस्पर्म में ही देख लो. तो कोई फीमेल गेमीट बाहर जाता है क्या. ठीक है कि नहीं. ये सीड हैबिट है. हम लोगों में भी यही है कि बेबी किस में डेवलप होगा, फीमेल बॉडी में डेवलप होगा, मेल बॉडी में तो नहीं होगा. तो इस तरीके से जो इनका है, तो ये प्रीकर्सर है. द टेरिडोफाइटा इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और सिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा. ठीक है. अब देखो, टेरिडोफाइटा से टेरोफाइटा भी कहते हैं इसको, जो टेरोप्सिडा दिया है. फिर आगे बात देखो, जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, दे प्रोड्यूस, इसमें क्या होगा, दीज आर हेट्रोस्पोरस, दे प्रोड्यूस हैप्लाइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स. जिम्नोस्पर्म में आपने देखा था कि किसी में बहुत छोटे छोटे स्पोर होंगे और कोई बड़े बड़े होते हैं, तो दैट इज़ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स. तो जिम्नोस्पर्म में एक ही में दो अलग अलग बॉडी दिखाई गई थी. जैसे उसमें जो सीड है, तो उस मतलब आपने देखा था जो गेमीट बनता है सबसे ऊपर, वो भी स्ट्रॉबिलस है. तो वो चीज़ हमने आपको फिगर में भी दिखाई थी. मेल स्ट्रॉबिली अलग था, फीमेल स्ट्रॉबिली अलग था. चाहे साइकस में देख लो, साइकस में दिखाया था कि नहीं, बहुत सारे ऐसे कैसे जो मोनो ब्रांच्ड होता है, जिसमें बहुत ब्रांच नहीं होती है, सारे फ्लावर एक्सियली लगे होते हैं. साइकस का तो मालूम है ना, प्लांट है ना. तो उसमें भी मेल और फीमेल अलग अलग हैं, लेकिन जो मेल स्ट्रॉबिलस के अंदर, उस स्ट्रॉबिली के अंदर, और फिर मेल स्पोरेंजियम है, और उसके अंदर जो मेल गेमीट्स होंगे वो बहुत छोटे होंगे, उन्हें माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाएगा, जबकि फीमेल गेमीट को क्या कहा जाएगा, मेगा स्पोरेंजियम. तो ऐसा है. सो इट इज़ स्पोरेंजिया होगा, और वो उसमें माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स में होगा. नाउ दे आर अरेंज स्पाइरली अलॉन्ग एन एक्सिस टू फॉर्म लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेरी. तो उसी स्ट्रॉबेरी को लेग्स कहा गया है. सब उसी एक कोन में होंगे. स्ट्रॉबिलस कोन जैसा होता है कि नहीं, कई बार उसी पे पेंटिंग करके कुछ करके क्रिसमस ट्री पे भी लगाया जाता है. बहुत हल्के होते हैं स्ट्रॉबिलस.
इनके सीड्स इतने हल्के होते हैं कि हवा में तैरते रहते हैं, दीज आर वेरी लाइट। तो क्रिसमस के टाइम पे इस तरीके के मिलते हैं जो होते हैं सजाने के लिए, हमारे कोचिंग में भी रखे हुए हैं, तो हम दिखा देंगे कभी आप आएंगे तो। द स्ट्रॉबेरी बियरिंग स्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड दैट इज़ मेल स्ट्रॉबेरी। यही बात यहाँ कह दी गई है कि मेल स्ट्रॉबेरी क्या है, जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, और दूसरा क्या है कि किसी किसी में क्या होगा ये, तो द स्ट्रॉबेरी जिसमें ये सब चीज़ें होंगी। अब देखो, now the microspores develop into a male gametophytic generation which is highly reduced. So that is microspore develop into a male gametophyte. This reduced gametophyte is called pollen grain. वो बहुत छोटा होगा, that is pollen grain. The development of pollen grain takes place within the microsporangia. बस सिर्फ अंतर यही है कि इसमें ओव्यूल के ऊपर ओवरी नहीं है, बाकी हर चीज़ है। तो ये फ्रूट नहीं बनाते हैं, सीड तो बनाते हैं लेकिन फ्रूट नहीं बनाते, फ्लावर भी इनमें नहीं होगा। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। द कोन्स बियरिंग मेगा स्पोरेंजिया विद ओव्यूल्स, ओव्यूल तो होगा ही, इज कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजियम, उसी को बार बार बोल रहा है। द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रॉबेरी में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री। अगर सेम ट्री पे है तो पाइनस है, और डिफरेंट ट्री है तो साइकस। तो साइकस में कह रहा है कि ये डिफरेंट होगा, ये यानी मोनोसेक्सुअल प्लांट है। एक होता है बाईसेक्सुअल प्लांट है, जैसे हम लोगों में हर्माफ्रोडाइट है कि नहीं है, अर्थवर्म, उसमें दोनों सेक्स एक ही में है, एडल्ट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल। लेकिन प्लांट में जैसे पपाया ट्री है, तो वो मोनोसेक्सुअल है कि बाईसेक्सुअल, पपीते का पेड़ मोनोसेक्सुअल है, उसमें मेल पपाया अलग ट्री होता है और फीमेल पपाया अलग होता है। तो उसी तरीके से यहाँ क्या कह रहा है कि अगर सेम में आ गया तो उस प्लांट को क्या कहेंगे बताओ, बाईसेक्सुअल। तो दैट इज सेम ट्री है, सो इट इज बाईसेक्सुअल प्लांट हो गया, दिस इज बाई सेक्सुअल प्लांट। और जिसमें अगर अलग अलग है तो उस प्लांट को क्या कहेंगे, क्या मोनोसेक्सुअल, तो दैट इज मोनोसेक्सुअल प्लांट हो जाएगा, ये मोनोसेक्सुअल है। अच्छा, एंजियोस्पर्म में क्या है, एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट इन विच क्या रहता है, सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स। तो सीड्स फ्रूट्स में इनक्लोज्ड होते हैं, यानी ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है। द मेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर इज स्टेमन, स्टेमन में फिर आगे क्या होगा, एंथर होगा, एंथर में क्या होगा, पॉलन सैक्स होंगे। एंथर देखो, स्टेमन के टिप पे एंथर है, एंथर के अंदर 4 पॉलन सैक है ना, तो यानी क्वाड्रूलोब है कि नहीं, 4 सैक हैं, तो उनको कहते हैं पॉलन सैक। और पॉलन सैक यानी थैले, पॉलन सैक के अंदर क्या भरा हुआ है, क्या पॉलन ग्रेन, ठीक है। सो द एंथर प्रोड्यूस्ड ग्रेन्स बाय मियोसिस, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड पिस्टल, पिस्टल कंसिस्ट ऑफ ओवरी इंक्लोजिंग वन और मैनी ओव्यूल्स, विद इन ओव्यूल्स आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गेमिटोफाइट। यानी उसके अंदर क्या होगा कि पिस्टल कंटेन्स ओवरी, जिसमें ओव्यूल होंगे, ओव्यूल में एग होगा, जितने ओव्यूल उतने एग। विद इन ओव्यूल क्या है, फीमेल गेमिटोफाइट्स हाईली रिड्यूस, जिसको एम्ब्रियो सैक्स कहेंगे। तो एम्ब्रियो सैक तब बनेगा जब 3 टाइम्स माइटोसिस होगी एग की। बोलो मालूम चली बात कि नहीं, 3 टाइम्स माइटोसिस होती है, वो एंटीपोडल सेल और फिर बीच में पोलर न्यूक्लियाई, और फिर उसके बाद एक एपरेटस एंड सिनर्जिक सेल्स, तो उसके बाद फिर एम्ब्रियो सैक तब कहलाएगा। द एम्ब्रियो सैक्स आर हैप्लॉइडिक, ईच एम्ब्रियो सैक हैज 3 सेल्ड एग apparatus, 1 egg cell and 2 synergid cell, 3 antipodal cell और 2 polar nuclei। बुक में नहीं दिया था, देखो गाइड में दे दिया। द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस ए डाइप्लॉइडिक सेकेंडरी न्यूक्लियस। जब पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टू प्रोड्यूस ए सेकेंडरी न्यूक्लियस, एक है प्राइमरी न्यूक्लियस। तो
प्राइमरी न्यूक्लियस, प्राइमरी होता है एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, और सेकेंडरी क्या होता है बताओ, जो एग ऑपरेटस से करे। इसमें कुछ चीज़ें गड़बड़ भी लिखी हैं। द पोलर न्यूक्लियाई कह रहा है, उससे कह रहा है कि सेकेंडरी न्यूक्लियस है, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई, ये कहना चाहिए क्योंकि PEN लिखा है ना बुक में, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो पहले खाने की तैयारी होगी तब अगला आगे सीड बनेगा। मुझे लगता है कि पहला जो फ्यूज़न होता होगा वो फर्स्ट फ्यूज़न कौन सा है, PEN है। और पहला वीडियो से भी ये क्लियर है कि पहला वाला एक सिनर्जी सेल को तोड़ता हुआ अंदर निकल जाता है, रिड्यूस करके उसको डिजनरेट करके, और पहले वहाँ सेंटर में फ्यूजन करता है। जब खाने की तैयारी हो जाएगी फ्यूचर फूड की तब सीड बनेगा। और तो जो दूसरा वाला है, दो जनरेटिव न्यूक्लियस होते हैं कि नहीं, वेजिटेटिव मेल न्यूक्लियाई तो मर जाता है, बोलो। और जो दो होते हैं उसमें पहला वाला अंदर जाएगा, वो PEN बनाएगा, वो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है। और जो सेकंड है वो सिंगेमी होगी। और सिंगेमी से अपनी भाषा में लिख देना, इसमें तो लिखा है वो थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, डाइप्लॉइडिक सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो ऐसा ना लिखे, जो बुक में है वही लिख देना। नेम 3 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स दैट बियर आर्किगोनिया। ऐसे कौन कौन से प्लांट है बताओ जिसमें आर्किगोनियम होता है? 3 ग्रुप्स ऑफ, यानी ये बात तो सही है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म सभी में होता है आर्किगोनियम, ठीक है। तो लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, फिर कह रहा है लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल देखो पूछी जाती है और तभी बात की गई है, तो कभी कभी बुक में लिख देता है। तो जिम्नोस्पर्म एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द, तो जिम्नोस्पर्म के बारे में क्या कहा जाए, द लाइफ साइकिल ऑफ एनी वन ऑफ देम, सिर्फ एक के बारे में बताना है, जिम्नोस्पर्म बता देना। दीज आर हीट्रोस्पोरस। हीट्रोस्पोरस का क्या मतलब समझती हो? क्या माइक्रो स्पोर एंड मेगा स्पोर, एक बहुत बड़ा होता है एक छोटा होता है क्या? यानी ओवम बहुत बड़े साइज का होगा क्या, 100 गुना बड़ा होगा इससे, पॉलन ग्रेन से, यही होगा, तभी तो हीट्रोस्पोरस कहा गया। एक थोड़ा मोड़ा अंतर हो तो एन आइसोगेमी, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर हो तो फिर तो ऊगेमी ही होगी, बोलो। तो इस तरीके से 2 काइंड्स ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया। अच्छा, जो प्लांट में दोनों स्पोरेंजिया हो जिम्नोस्पर्म में, उसे क्या कहेंगे? नो नो, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल प्लांट। उस प्लांट का क्या नाम होगा? बाइसेक्सुअल कौन है, पाइनस है कि साइकस? अच्छा बताया। सो विच आर अरेंज स्पाइरली अलॉन्ग एक्सिस टू फॉर्म लेग्स और कंप्लीट स्ट्रॉबली, स्ट्रॉबली बियरिंग, ये सारी चीज़ वही कही है जो पहले कह दी थी। और फिर उसमें एक में पॉलन ग्रेन होगा, फिर ये सारी चीज़ वही है जो ऊपर नहीं हम लोग पढ़ रहे थे जिम्नोस्पर्म में। दैट इज़ द सिमिलर स्ट्रक्चर। द न्यूक्लियस इज न्यूसीलस, क्या होता है? द मेगा स्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम, अब देखो मेगा स्पोर है, मेगा स्पोर मदर सेल, तो इसका मतलब क्या है? एक है मेगा स्पोरेंजिया जिसको कि फीमेल स्ट्रॉबली भी कहते हैं, is differentiated from one of the cell of the nucellus. Nucellus is protected by envelope and composite structure is called ovule. तो इसमें कहा गया है कि differentiated from, जो मेगा स्पोर है, मेगा स्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसीलस। जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसी की कोई एक सेल मियोसिस कर दे तो क्या उससे मेगा स्पोर बन जाए? बाकी सब कुछ ओव्यूल बनाए, ओवरी बनाए, सब कुछ जो है डाइप्लॉइडिक हो, लेकिन एक ऐसी सेल उसमें से टूट जाए म्यूटिकली, भाई हमारा सारा बॉडी बन गया है, अब चलो सब घर बन गया है, अब हम इसमें एक एग बना दें, तो मियोसिस कर दे तो फिर ओव्यूल बन जाए। मान लीजिए जो मोनो ओव्यूल्ड है उसमें एक डिजनरेट हो जाए, और जो मल्टी ओव्यूल्ड है उसमें फिर आगे भी मियोसिस करके 8 सेल या फिर पेयर्ड में कितने भी बना ले, बोलो। तो इसको कहते हैं कि डिफ्रेंशिएशन, कि जो हम जो है डाइप्लॉइडिक से अगर हैप्लॉइडिक बना दें तो उसको सेल डिफ्रेंशिएशन हो गया कि नहीं? डिफ्रेंशिएशन नहीं हो गया। एक होता है डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर अलग चीज़ है और सेल डिफ्रेंशिएशन अलग है। सेल डिफ्रेंशिएशन का मतलब है कि डाइप्लॉइडिक से हैप्लॉइडिक का बनना
या हैप्लॉइडिक का फ्यूज़न के बाद डाइप्लॉइडिक बनना, उसको सेल डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। तो बात समझ में आ गई कि नहीं? जैसे हमारी बॉडी में कई कई सेल हैं, आँखों की अलग है, ऑप्टिक नर्व अलग है, ऑल्फैक्टरी नर्व अलग है, और इस तरीके से सब बहुत सारी तरीके की ऑडिटरी नर्व अलग है। तो वो डिवीजन ऑफ लेबर है। लेकिन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल का मतलब समझ में आ गया कि जब मेगा स्पोरेंजिया बना तो उसी में से एक सेल ने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, मियोसिस कर दी, और मियोसिस करने के बाद वो जो न्यूसिलस है, मेगा स्पोरेंजिया जो बन गया वो पूरा डाइप्लॉइडिक है, उसी को न्यूसिलस कहा गया है। उसी न्यूसिलस में से एक टूट गया और वो पूरे कंपोजिट स्ट्रक्चर से वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहा। तो इस तरीके से इट इज़ प्रोटेक्टेड नाउ। अब देखो, तो यहाँ से फिर क्या होगा कि अब ओव्यूल बन जाएगा, उसके अंदर रहेगा। इट इज़ कवर्ड विद ए वॉल दैट इज कॉल्ड ओव्यूल, जो डिफ्रेंशिएटेड हो गया। ओव्यूल आर बोर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल्स विच मे बी क्लस्टर्ड। बहुत सारे अगर ओव्यूल एक साथ मेगा स्पोरो इसमें स्पोरोफिल में हो तो क्लस्टर का मतलब ग्रुप, बहुत सारा क्लस्टर हो जाए किसी चीज़ का, तो उसको कहते हैं फीमेल स्ट्रॉबली या फीमेल कोन। स्ट्रॉबिलस सिंगुलर है और स्ट्रॉबली प्लूरल है। अस लग गया तो सिंगुलर है, किसी में रेडियस, रेडाई, ऐसे ही है। द फीमेल कोन्स आर बाउंड ऑन मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी ऑफ स्पोरोफाइट। तो ये जो होंगे ऑन द मेन प्लांट बॉडी ऑफ स्पोरोफाइट, द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। तो एक मेगास्पोर से 4 बन जाएंगे। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट दैट बियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया। तो अब इसमें कहा है कि मेगास्पोर 4 में टूटेगा। मेगास्पोर मदर सेल है, तो वो मदर सेल जो है, मेगास्पोर मदर सेल है, वो टूट जाएगी 4 सेल में। 4 सेल में टूटने के बाद क्या होगी? ठीक है, मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल मियोटिकली डिवाइड कर रही है, तो ये मेगास्पोर है, मतलब अभी तक ये स्पोरी है। अभी वो पुरानी बात चल रही है कि मतलब सेल डिफ्रेंशिएशन होगा। पहले बोल नहीं दिया था उसने कि उसी में से एक सेल डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो जब तक स्पोर कहा गया तब तक उसे आप डाइप्लॉइडिक समझिए। अब ये डिवाइड होगा मियोटिकली, तो फिर तब क्या बनेगा? तब उसके बाद फीमेल गेमीट बनेगा। 4 सेल बन गए। पहले डीएनए रेप्लिकेशन, मियोसिस 1, मियोसिस 2, समझ में आ गई बात? अच्छा, ऐसा करने के बाद क्या होगा? वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू मल्टी सेलुलर फीमेल गेमीटफाइट। उनमें से एक क्या होगा कि मल्टी सेलुलर, फिर उसके बाद माइटोसिस होने लगेगी। एक बार मियोसिस हो गई, फिर माइटोसिस से उसने बहुत सारे उसमें सेल बन गए, गेमीट बन गए कि नहीं, मल्टी सेलुलर। क्यों? सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट दैट बियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया, ज़्यादा आर्किगोनिया भी हो सकता है। तो अगर एक से जब 4 बना, उसी से आगे चल के स्ट्रोबिलस बनेंगे, तो अब उसे आप चाहे आर्किगोनिया कह दें या स्ट्रोबिलस कह दें, 4 स्ट्रॉबिली हो जाएंगे, 2 स्ट्रॉबिली भी हो सकते हैं। द मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन मेगा स्पोरेंजिया, और ये मेगा स्पोरेंजिया में ही रहेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? खुद पढ़ोगी तो बात समझ में आ जाएगी। मेंशन द प्लॉइडी, तो प्रोटोनीमल सेल ऑफ मास, तो जो प्रोटोनीमा है वो उसकी प्लॉइडी क्या है? नाउ प्रोटोनीमा की क्या प्लॉइडी है? प्रोटोनीमा किस में होता है? मॉस में होता है, ब्रायोफाइटा में। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोटोनीमा स्टेज विच डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। डाइप्लॉइडिक या मतलब हैप्लॉइडिक या ट्राइप्लॉइडिक। तो प्लॉइडी पूछी गई ना, तो अब कौन सा है प्रोटोनीमल सेल मॉस की? तो इन्होंने तो बताया नहीं। फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनॉमी स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर। देखने से तो यही लग रहा है कि इसकी प्लॉइडी डाइप्लॉइडी है, फिर भी चेक करते हैं।
हम्म? क्योंकि बोल तो रहा नहीं रहा कुछ ये, बट ये कह रहा है कि स्पोर से डेवलप हुआ है। एक मिनट। प्लॉइडी ऑफ प्रोटोनीमा। According to Topera, protonemal cell, primary endosperm nucleus of dicot, leaf cell of moss, prothallus cell of fern, gemma cell of marchantia, meristem cell of monocot, ovum of a liverwort, zygote of a fern. ऑफ डाइकॉट। प्रोटोनीमल सेल हैप्लॉइडिक है। डाइकॉट प्राइमरी एंड ऑफ डाइकॉट 3x लीफ सेल ऑफ मॉस हैप्लॉइडिक। ये हैप्लॉइडिक बताया गया। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनीमा विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। तो जो स्पोर होगा, इस स्पोर का रिडक्शन डिवीजन होगा, और रिडक्शन डिवीजन के बाद वो प्लांट बॉडी से तब डिटैच होगा। यानी ये कहीं का भी स्पोर हो, तो जो भी स्पोर बनेगा कहीं पर भी, जैसे हमने इसमें देख लिया कि मॉस है, तो मॉस क्या है, फ्यूनेरिया ही तो है। फ्यूनेरिया दिखाया था कि नहीं, वही तो मॉस होता है। और कौन सा मॉस होता है, ये देख लो। तो इसके अंदर जो स्पोर होगा, इसका क्या होगा, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर होगा, स्पोर का रिडक्शन डिवीजन होगा। रिडक्शन डिवीजन के बाद क्या होगा, ये अपनी बॉडी से डिटैच होकर ज़मीन में गिर जाएगा। ज़मीन में गिरने के बाद क्या होगा, इसमें लगातार माइटोसिस होती रहेगी, और माइटोसिस होने के बाद प्रोटोनीमा बनेगा। प्रोटोनीमा देखा है ना आपने, प्रोटोनीमा का हमने फिगर दिखाया है आपको, बोलो कि फिर से दिखा दें। देखा ना, हाँ। जहाँ पूछना पूछ लिया करो तो तुरंत ध्यान आ जाएगा। सामने फ़ोन है तो वो बहुत पतले पतले होते हैं फिलामेंटस। तो अब समझ में आया, बताओ क्या हमने बताया आपको, अभी जो बोला वही बोलो। सर प्रोटोनेमा डायरेक्टली स्पोर से डेवलप्ड होते हैं और हैप्लॉइड होते हैं। स्पोर का कैसा डिवीजन होता है, स्पोर का, स्पोर तो डाइप्लॉइडिक है। एक बार कह रही हो कि माइटोसिस होगा, माइटोसिस से फिर कैसे हैप्लॉइडिक बन जाएगा, सही चीज़ बताओ। स्पोर तो डाइप्लॉइडिक होते हैं, और डाइप्लॉइडिक की माइटोसिस करा रही हो और फिर कह रही हो कि वो ज़मीन में गिरने के बाद हैप्लॉइडिक हो जाएगा। कहीं ना कहीं तो गलती कर रही हो, फिर से बताओ। सर मियोसिस होती है। मियोसिस होगी तभी वो ग्राउंड में गिरेंगे गेमीट के तौर पर, वही गेमीट थैलस बनेगा। और हमने बताया था उसमें कैसे, देखो थैलस बन जाता है और रूट्स निकल आते हैं। तो दैट इज़ कि कैसे जब गेमीट डेवलप होता है, वो फिगर भी हमने आपके पास भेजा था। सो है ना, कि हाउ द स्पोर गेट डेवलप। तो वो स्पोर ऑफ ब्रायोफाइटा बिकम्स ए थैलस। ये अभी इमेज तो हमने भेजी थी, जो वो आपके पास भेजे थे कि अगर आज इसमें दिखा दे तो मैं आपको दिखा दूं, वरना मुझे इस समय याद है अगर वो दिखाता है तो ये इस तरीके से डेवलप हो जाता है थाइलस में। सिंगल स्पोर गिरता है, और वो ये इसके बहुत पतले पतले प्रोटोनीमा है। अब प्रोटोनीमा जब बढ़ जाए तब सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनेगा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा के बाद एक लीफ स्ट्रक्चर। ये प्रोटोनीमा है, कुछ लीफ बन चुके हैं, कुछ प्रोटोनीमा है, कुछ प्राइमरी प्रोटोनीमा है, कुछ सेकेंडरी। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ होती है। अब देखो कि अब इसमें और क्या है। पहली बात क्या पूछी है, प्रोटोनीमल सेल ऑफ मास हैप्लॉइडिक हो गया, इसमें लिख लो हैप्लॉइडिक। अच्छा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन डाइकॉट। डाइकॉट प्लांट होते हैं, उसमें पीईएन बनता है, वो कैसा होता है, उसकी प्लॉइडी क्या है। हाँ, तो इसमें देखो वेयर टू मेल गेमीट्स आर डिस्चार्ज, तो दोनों जेनरेटिव न्यूक्लियाई होंगे। एक जो होता है फ्यूज विद एक सेल, तो वो सिंगेमी है, वो डाइप्लॉइडिक हो गया। वही फ्यूचर का एम्ब्रियो है, बोलो बात पता है। और जो फूड है, फूड का क्या नाम होगा, फ्यूचर फूड। हाँ, द अदर मेल गेमीट फ्यूजेस विद डाइप्लॉइडिक सेकेंडरी न्यूक्लियस, दैट इज डाइप्लॉइडिक सेकेंडरी न्यूक्लियस।
अदर मेल गेमीट फ्यूजेस विद, वहाँ पर 2 न्यूक्लियस हैं, मतलब आप ये कह सकते हो 2 पोलर न्यूक्लियाई। डाइप्लॉइडिक सेकेंडरी न्यूक्लियस ना बोल के उसको क्या बोलो, जैसे आपकी बुक में लिखा है 2 पोलर न्यूक्लियाई से करता है कि नहीं वो, और तीनों मिल जाते हैं, ऐसे बोलना ज़्यादा ठीक है। और 2 हैप्लॉइडिक, ये ज़्यादा ठीक है, 2 हैप्लॉइडिक पोलर न्यूक्लियस में लिख दिया है। टू प्रोड्यूस द ट्राइप्लॉइडिक, तो ट्राइप्लॉइडी आपने सही बताया। अच्छा, लीफ सेल ऑफ मॉस, लीफ सेल मॉस की कहाँ पे होती है? मॉस में लीफ होती है, मॉस में फ्यूनेरिया में लीफ होती है फिगर में, कैप्सूल और सीटा के नीचे, यस सर। वो उसकी क्या प्लॉइडी है? हैप्लॉइड है, क्योंकि नीचे गेमीटोफाइट है और ऊपर स्पोरोफाइट है कि नहीं? यस सर। अच्छा, तो इसमें क्या कह रहा है कि उसमें से लेटरल बड निकलती है, इट कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स निकलती है, दीज आर अटैच्ड टू सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर, दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन। प्लॉइडी तो बता नहीं रहा, तो प्लॉइडी तो हैप्लॉइडी होगी। प्लॉइडी ऑफ लीफ सेल ऑफ मॉस, प्लॉइडी ऑफ लीफ सेल ऑफ मॉस, जस्ट प्लॉइडी ऑफ लीफ सेल ऑफ मॉस, Haploid. According to हैप्लॉइड होता है, circulation ठीक of है ना? adult careers, वो तो उसमें 360. लिखा भी है, तो इसको भी लिख लें, इसमें बताया नहीं। अच्छा, प्रोथैलस सेल ऑफ फर्न, सेल होता है फर्न, तो आपको मालूम है फर्न में प्रोथैलस कहाँ पे पाया जाएगा? ऐसा कोई पार्ट है? प्रोथैलस ऑफ फर्न देखने से पता चलेगा, According to जब Wikipedia, ये चीज़ the है, यही prothallus, चीज़ मैं or कह रहा हूँ, mammalium, is usually the gametophyte stage in the इस- life of a fern or other ये pteridophyte. चीज़ है। जैसे फर्न में भी एक सीड, एक छोटा सा गेमीट जमीन में निकल जाएगा और गिर जाएगा, तो क्या उसमें से ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप होगा? और एक्चुअल में देखो तो ऐसा, मतलब ये चीज़ ज़मीन में डेवलप, वही एक जो है गेमीट गिर गया ज़मीन में फर्न में से। तो अब ये कह रहा है कि फिर इससे इसने प्रोथैलस बना लिया, तो जैसे थैलस था वही प्रोथैलस है। अब तो फिर क्या होना चाहिए? फिर पूरी बात पढ़ो। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। स्पोरेंजिया, तो इस बहुत सारे फर्न होते हैं, कौन कौन से फर्न होते हैं? एक दो एग्जांपल बताओ फर्न के। ठीक है, एक तो गिंको भी ये गिंको भी बोला तो इसमें नहीं होगा, वो तो जिम्नोस्पर्म। फर्न के कौन कौन से हैं? दैट इज जैसे सेलिजिनेलिया, इक्विसीटम, इन सभी में ये सारे हैं फर्न के एग्जाम्पल, ये सभी हैं फर्न। सेलिजिनेलिया, इक्विसीटम, लीव सारी जो है एक ही एक्सिस पर है, ठीक है। और ये तो फर्नी हो गया, और ये है सेल्वीनिया। तो इन सभी में क्या होगा कि दो स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया कहाँ होगा? क्या लीफ के टिप पे होगा, एपेक्स पे? इन स्पोर मदर सेल, द स्पोर या तो लीफ के अंदर इम्बेडेड भी हो सकता है। द जर्मिनेट टू गिव राइस ऑफ इनकॉन्स्पीशियस बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलाइड। तो ये जो स्पोर जर्मिनेट टू, यही जो स्पोर जमीन में गिर गया उससे क्या बनेगा? क्या प्रोथैलस बनेगा? कुछ मेल प्रोथैलस होंगे, क्या कुछ फीमेल प्रोथैलस होंगे? तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ज़्यादातर के केस में हम लोगों ने फर्म में पढ़ा था ये मोनोसेक्सुअल होता है। यह एक प्लांट ऐसा होगा जो मेल फर्न होगा, एक प्लांट ऐसा होगा जो फीमेल फर्न होगा, या कभी कभी ऐसा भी होगा इसमें किसी प्लांट में, वो देखने से पता चलेगा, जिसमें किन्हीं किसी ब्रांच में फीमेल गेमिटोफाइट होंगे एपेक्स पे और किसी में मेल होंगे।
लेकिन थैलस की जहाँ तक बात है, अगर वो हैप्लॉइड है तो उसी का फिर वो बढ़ता चला जाएगा, थैलस मल्टी सेलुलर है, और इससे क्या चीज़ होगा, प्रोथैलस बनेगा। दिस गेमिटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प प्लेसेस। द गेमिटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथीरिडिया, एंड इसमें ये जो भी है ये गेमिटोफाइट ही है। तो दीज गेमिटोफाइट ये बढ़ते बढ़ते भी थैलस भी बन गया, प्रोथैलस भी बन गया, बट ये मेल और फीमेल गेमिटोफाइट है। फाइट का मतलब प्लांट, और दैट इज गेमीट है, इसमें मेल गेमीट एक में है तो मेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट। फिर इन दोनों के बीच में ही क्या होगा कि कहीं ना कहीं से फ्यूज़न होगा। इसका हमने आपको लाइफ साइकिल दिखा दिया कि प्रोथैलस से कैसे फ्यूज़न होता है, एक मेल प्रोथैलस एक फीमेल प्रोथैलस। फिर उसके बाद जब ये फ्यूज़ हो जाएंगे तब फर्न बनेगा, क्योंकि जो मेन फर्न है वो डाइप्लॉइडिक है। बताइए, और नहीं तो ये हमने आपको दिखा दिया लाइफ साइकिल में कि इनके मिलने से ही बाद में एम्ब्रियो बनेगा। ये देखो एम्ब्रियो, ऐसे थैलस से थोड़ी ना प्लांट बन जाएगा, बताओ। ये खुल नहीं रहा, लेकिन अभी अभी हमने दिखाया आपको कि ये चीज़ है कि नहीं। ये देखो, तो इसमें क्या है, एम्ब्रियो 2n कैसे बना, क्योंकि ये इसके साथ ये इसके साथ एग है और इसके साथ स्पर्म है। वैसे तो इन्होंने प्लांट में भी स्पर्म वर्ड यूज़ कर दिया है, तो स्पर्म कर दिया है, ओके, और फिर ये मिल करके ऐसा हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ पे हम देख लेंगे कि स्पर्म यूज़ किया जा सकता है प्लांट में कि नहीं। किया तो है इन्होंने, इस फिगर में किया है, आपकी बुक में कहीं नहीं किया है। अब देखो गैमा कप इन मर्केंटिया, वो कैसा होता होगा। मर्केंटिया में छोटी छोटी कटोरी होती हैं, वो कैसी होती होगी उसकी प्लाइडी। दीज आर हैं हैप्लॉइड, हैप्लॉइड ही होना चाहिए, चेक करते हैं। गैमा आर ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल लोकेटेड एट थैलस कॉल्ड गैमा कप। द गैमा बिकम डिटैच फ्रॉम द ग्रीन बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। क्योंकि इसमें है प्लांटिक लाइफ साइकिल ही मेन है, और गैमा कप से क्या बनेगा, मेन प्लांट बॉडी बन जाएगी। और पूरी प्लांट बॉडी ब्रायोफाइटा में क्या होती है, क्या गेमिटोफाइट होती है। बहुत थोड़ी देर के लिए स्पोर निकलते हैं, 1 या 2 सेल। तो इस तरीके से गैमा कप को ही जब पूरी प्लांट बॉडी बनानी है तो गैमा कप को क्या होना चाहिए, हैप्लॉइडिक। So during sexual reproduction, male and female sexual organs are produced either on same or different thyli. तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड, तो थैली पे जो प्रोड्यूस हो गए हैं। सो द स्पोरोफाइट्स इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल। अच्छा, आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। इसमें कुछ बताया नहीं है, बट जो गैमा कप है वो हैप्लॉइडिक होगा, इस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं। प्लॉइडी ऑफ गैमा कप, नाउ ये हैप्लॉइडिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी से ही तो बाद में ब्रायोफाइट पूरा बनना है, तो इसको आप हैप्लॉइडिक लिख लेंगे। आगे देखिए, दैट इज मेरिस्टेम ऑफ मोनोकॉट, यानी मेरिस्टमेटिक सेल्स होती हैं किसी में भी, जो न्यू सेल्स होती हैं उन्हीं को तो मेरिस्टमेटिक सेल कहते हैं। तो कोई मोनोकॉट है वो कैसी होगी, डाइप्लॉइडिक ही होगी, सिंपल टिश्यू इमेच्योर सेल्स। तो ये है दैट इज क्रिस्टल्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये प्लॉइडी में प्लॉइडी क्यों नहीं बता रहा है, एक मिनट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लॉइडी। Here's the definition of ploidy.
द नंबर ऑफ सेट्स, वही बात है, लेकिन ये बता नहीं रहा है। तो ये डाइप्लॉइडिक है। मेरिस्टेमेटिक सेल क्या है? 2n, डाइप्लॉइडिक है। ओवम ऑफ लिवरवर्ट कैसा होगा? लिवरवर्ट है, मॉस, लिवरवर्ट और मॉस दो होते हैं, मर्केंटिया लो, तो मर्केंटिया में कैसा होगा? तो हैप्लॉइडिक ही होगा। बाकी पढ़ लेना, गैमा कप होगा। तो ये गैमा कप इसने बताया है, उसी से लिवरवर्ट में कोई गैमा कप से ये होगा, कोई गैमा कप जो है मेल गेमिटोफाइट होगा, कोई गैमा कप क्या होगा? फीमेल गेमिटोफाइट होगा। तो इस तरीके से वो हैप्लॉइडिक ही होगा, और उसी में से थैलस निकलेगा, और फिर ऊपर आर्किगोनियम निकलेगा। एक में क्या निकलेगा? अलग से निकलता है कि नहीं, बगल से एक छतरी टाइप, एक छतरी नीचे झुकी, एक छतरी ऊपर। जो ऊपर होती है वो मेल होती है, जो नीचे झुकी होती है वो फीमेल। बताया था कि नहीं? Yes, sir. तो ये कैसा होगा? एन। जाइगोट ऑफ फर्न कैसा होगा? क्या ये प्रीकर्सर ऑफ सीड है? फर्न Yes, sir. सीड हैबिट का प्रीकर्सर है कि नहीं फर्न? क्योंकि टेरिडोफाइट है, तो उसका जाइगोट कैसा होगा? Typhoid. 2n हो जाएगा। तो ये लिखा भी है, एवोल्यूशन लीडिंग टू सीड हैबिट, तो 2n। बाकी पढ़ लेना, जो सेंटेंस ना समझ में आए वो आप हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि है वही चीज़ बार बार पूछी जा रही है। जैसे कहीं चीज़ पूछनी हो, नेट से भी पूछ सकती हो, हमसे पूछोगे हम क्लियर कर देंगे। राइट ए नोट ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गे एंड जिम्नोस्पर्म। सो एल्गे आर यूजफुल टू man in variety of ways. At least half of the total carbon dioxide fixation is carried out by algae. जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम एमिट करते हैं, जहाँ जहाँ एल्गे हैं वो सारा लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। एल्गे की ग्रोथ बड़ी तेज़ी से होती है। जहाँ CO2 ज़्यादा है वहाँ का पानी अपने आप हरा हो जाएगा। अभी थोड़ी दिन पहले देखा था कि नहीं कि ये गंगा का पानी हरा हो गया। तो कहीं अगर फैक्ट्री है तो उसके पास एल्गे ग्रो करेंगे, उनकी फोटोसिंथेसिस तेज़ होगी, और अचानक हरा भी हो सकता है पानी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगी तो उनका प्रोडक्शन बहुत तेज़ हो जाएगा। सो वो अलग बात है कि ये वाटर की भी बहुत सारी जो है ऑक्सीजन भी ले लेते हैं अगर अंदर में है, लेकिन CO2 का ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन ये क्या करते हैं? खुद करते हैं। तो CO2 एब्जॉर्ब होनी चाहिए, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी। CO2 का परसेंटेज बहुत डेलिकेट है, 0.02% है हमारे ग्लोब में, लेकिन अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी, फिर हमारे आइसबर्ग पिघलने लगेंगे, सी लेवल बढ़ जाएगा। तो CO2 का कौन एब्जॉर्प्शन करता है? आधी CO2 का। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। ऐसे कह रहा है कि इमीडिएट इन्वायरमेंट में ये आसपास खूब सारी डिजॉल्व ऑक्सीजन देते हैं। और वैसे ये फूड भी हैं, जो फिश हैं या लार्वा हैं उनको भी तो फूड चाहिए, तो उनके फूड हैं ये। दे आर पैरामाउंट, ठीक है, पैरामाउंट इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी। ये एग से जो निकलता है उसे लार्वा कहते हैं, है ना। एग की जब हैचिंग होती है तो क्या बनता है? लार्वा। दे आर पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म्स द फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वेटिक प्लांट। क्योंकि ये क्या करता है? एनर्जी रिच कंपाउंड है। एल्गे की टेबलेट भी बनती है, जापानीज लोग खाते हैं समय बचाने के लिए। तो अगर टेबलेट खा लो तो भूख नहीं लगती, इतनी एनर्जी है एल्गे में, ठीक है। सो दे आर मैनी ऑफ देम आर प्रोटीन रिच भी होते हैं, मतलब उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की भी क्षमता होती है कुछ एल्गे में। तो जो भी हो, बट ये एनर्जी रिच कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट मेनली है। एनर्जी का मतलब कार्बोहाइड्रेट। मैनी स्पीसीज लाइक पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम आर द 70 स्पीसीज ऑफ मैरीन एल्गे एज फूड। तो बहुत सारे आपके में एल्गे दिए गए हैं, और ये सब तीनों ही दिए गए हैं। तो आप अपनी बुक में देख लें कि ये कौन कौन से दिए गए हैं। तो इसी में दिया गया है कि लेमिनेरिया देख लो, ये लेमिनेरिया है, ये वाला है लेमिनेरिया, इस तरीके लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है ब्राउन कलर का, वो लेमिनेरिया है। तो और पोरफायरा, ये नीचे वाला पोरफायरा है, रेड कलर का अगर ऐसा हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या हैं? These are
among the 70 species used as food, उसको फूड में भी खाया जाता है। तो हमने आपको जो वीडियो भेजा था उसमें आप ये भी देखोगे, अलग से यूट्यूब में देख लेना, कि सलाद के तौर पर इन तीनों को खाया जाता है। रेड एल्गे को और ब्राउन एल्गे को लोग थाली में सलाद के तौर पर रख के खाते हैं। तो ऐसा ये एशियन कंट्रीज़ में, चाइना, जापान, कोरिया में चलन है। सर्टेन मैरीन ब्राउन एंड रेड एल्गे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स, दैट इज एल्जीन, एंड कैराजीन रेड एल्गे। कैराटीन रेड के लिए है, और जिसमें ज़ीरो फाइटा है, तो उसमें जो भी ऐसा होता है, ठीक है, तो ज़ीरोथैल्मिया की वजह से तो वो येलो होंगे। तो जिसमें येलो कलर है, जैसा भी इनका कम्बिनेशन हो, तो रेड एल्गे, इसमें एल्जीन होगा और इसमें कैराजीन होगा, कैरोटीनॉइड होगा। सो ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं? सो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स। हाइड्रोक्लोराइड्स होते हैं जैसे आगार। ये किसके लिए होता है आगार? क्या आगार मीडियम, यही रेड एल्गे या ब्राउन एल्गे को अगर हम लैब में ले जाएं और इसी में अगर हम क्या करें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेकर टिश्यू कल्चर कराएं, तो क्या हम प्लांटलेट्स पैदा कर सकते हैं? फिर उसी प्लांटलेट्स को हम इन सीटू यानी एट साइट पे लेकर जा कर के बड़ी बड़ी पौधशालाएं बना सकते हैं। यानी ये आगार मीडियम है, इसमें हम लैब कंडीशन में बहुत सारे फंगी जो मशरूम होते हैं ना, आगार में ही पैदा किए जाते हैं। ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है आगार, आपको बड़ी जल्दी, आगार जो है रेड कलर का होता है मीडियम। सो आगार मीडियम में आप क्या करेंगे, लैब कंडीशन में किसी चीज़ को जो उगाते हैं वो आगार में वो होता है। समझ में आई बात कि नहीं? कॉमर्शियली इसको यूज़ किया जाता है एल्जन को। तो जेलिडियम ग्रेसिलेरिया आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली में भी यूज़ किया जाता है। दैट इज़ जेलिडियम एंड ग्लेसिलेरिया। आइसक्रीम में थोड़ा सा एक विस्कस बनाने के लिए, गाढ़ापन लाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। क्लोरेलाइन स्पिरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गे रिच इन प्रोटीन, इनमें नाइट्रोजन भी ज़्यादा होता है। यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाई स्पेस ट्रेवलर्स, तो इनकी टेबलेट्स लोग खाते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में तो कोई फ्रूट है नहीं, तो उसका क्या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है? सो कॉनिफर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सॉफ्ट वुड फॉर कंस्ट्रक्शन, पैकिंग, प्लाईवुड एंड पेपर इंडस्ट्री। तो कुछ कॉनिफर हैं जिनमें लकड़ी इतनी सॉफ्ट है कि पेपर इंडस्ट्री के लिए या पैकिंग के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है। कई हल्की लकड़ी होती हैं कॉनिफर्स में, दे आर जो क्रिसमस में भी लगाएंगे ना, तो उसमें ये कॉनिफर्स ही हैं। कॉनिफर्स कौन है? जो आपने देखा है कि पहाड़ों पे जो पेड़ उगते हैं, वही तो कॉनिफर्स हैं। क्या उसी की लकड़ी से चीड़ है, देवदार है, ये सब कॉनिफर हैं कि नहीं? आप जाओ श्रीनगर में, वो जो हाउस बोट बनती हैं, वो किसकी बनती हैं? कॉनिफर की तो बन रही हैं, और वो पानी में कभी सड़ती नहीं है, ना उसमें कीड़ा लगता है, बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। 10 साल 20 साल हो गया, ऐसी की ऐसी पानी में खड़ी, कुछ नीचे भी नहीं चाहिए लगाने के लिए, लकड़ी पानी में तैर रही। सो ये सॉफ्ट वुड है, कंस्ट्रक्शन के लिए, पेपर इंडस्ट्री के लिए, प्लाईवुड बनाने के लिए भी होता है। तो टर्पेंटाइन एंड रोजिन आर ऑब्टेन्ड। अच्छा, टर्पेंटाइन तारपीन का तेल है। कभी क्या होता है, लकड़ी पे चमक के लिए एक तरीके का ऑयल लगा देते हैं, पेंटिंग, तारपीन का तेल, तो वो शाइनिंग के लिए जो ऑयल मिल रहा है वो इसी की लकड़ी से ही मिल रहा है, इसमें नेचुरल ऑयल है। तो फिर बताओ, जब इसी से मिल रहा है तो ये सड़ेंगी कैसे? पानी में सड़ सकती हैं। इवन ये जो तरीके के माइट प्रूफ भी हैं, यानी इनमें दीमक भी नहीं लगता है, टर्माइट अटैक से भी बच जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टर्पेंटाइन इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पेंट एंड पॉलिशेस। यूज्ड इट इज़ मेडिकली फॉर पेन, ब्रोंकाइटिस एंड इंटेस्टाइनल वॉर्म्स। तो इंटेस्टाइनल वॉर्म चाहे लिवर वर्ट हो, टेप वॉर्म हो, या और कोई भी राउंड वॉर्म जो हमारे अंदर ये एस्कैरिस होता है, वो सब भी कोई भी हैं, तो उनको मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रोजिन इज़ यूज्ड इन वाटर प्रूफिंग एंड सीलिंग जॉइंट्स। तो नाव में जो रोजिन है उस एक तरीके का जिलेटिन या गम टाइप होगा, तो इसको यूज़ करते हैं प्रूफिंग के लिए। वुड ऑफ नंबर ऑफ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। सॉ डस्ट ऑफ कॉनिफर इज यूज फॉर मेकिंग लिनोलियम एंड प्लास्टिक। लिनोलियम शीट होती है, क्या होता है कि ज़मीन पर अगर आपको प्लास्टर नहीं कराना है
तो एक बहुत मोटी शीट होती है, तो उसको अगर ज़मीन में डाल दो तो ये इट इज़ क्वाइट टफ, और बिना प्लास्टर के भी लोग उस पर रहते हैं, पोछा लगाओ, घर में कुछ करो, तो लिनोलियम शीट्स होती हैं, तो इसको बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है इसके सॉडस्ट से। सॉडस्ट का मतलब जानती हो, बुरादा, लकड़ी का बुरादा होता है कि नहीं। सीड्स ऑफ पाइनस आर एडिबल, कुछ कुछ हैं जैसे चिलगोज़ा, तो आप कश्मीर में जाओगे तो वहाँ चिलगोज़े खाने को मिलेंगे, तो उसके सीड्स हैं, उसे खाया जा सकता है। थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ फ्रूटी फ्रूटी होता है, ज़्यादा तो नहीं होता है। एफिड्रीन, ए ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम एफिड्रा एंड यूज्ड फॉर क्योरिंग रेस्पिरेटरी ट्रबल एंड अस्थमा, तो रेस्पिरेटरी ट्रबल के लिए एफिड्रीन एक ड्रग है, दवा बनती है एफिड्रा से, तो ये याद कर लेना। Both gymnosperm and angiosperm bear seeds. Then why they are classified separately? So, because gymnosperm sporophylls are aggregate to form cones, whereas in angiosperm sporophylls are aggregate to form flower. तो उसमें क्या है कि ये कोन बनाता है, और इसमें जो भी स्पोर्स से भरा हुआ है, अब स्पोरोफिल तो कुछ भी है, तो स्पोरोफिल्स एग्रीगेट टू फॉर्म फ्लावर, वही स्पोरोफिल का रिडक्शन डिवीजन होगा, और उसी से पॉलन ग्रेन बनेंगे, और उसी स्पोरोफिल से जिसमें स्पोर भरे हुए हैं, बाद में तो पॉलन बनेगा ना, पॉलन ग्रेन, ठीक है कि नहीं। पॉलन से के अंदर पॉलन ग्रेन बोल दो या पॉलन बोल दो, एक ही बात है, तो वो तो बाद में सभी स्पोर्स का तो यही होता ही है। इन जिम्नोस्पर्म ए सीड डेवलप्स एक्सपोज्ड ऑन मेगा स्पोरोफिल, जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, जो सीड डेवलप है होता है वो मेगा स्पोरोफिल में एक्सपोज्ड रहता है, उसके पास ऊपर कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं है, मेगा स्पोरोफिल ही तो डेवलप हो जाएगा सीड के तौर पर। फ्रूट इज नेवर फॉर्म, तो ये एक्सपोज्ड है यानी नेकेड है। वाइल इन एंजियोस्पर्म सीड डेवलप इनसाइड ओवरी विच मेच्योर इनटू फ्रूट, इन जिम्नोस्पर्म ओव्यूल लाई एक्सपोज्ड ऑन मेगा स्पोरोफिल विच इन ओव्यूल्स आर बोर्न इनसाइड ओवरी, तो जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल लाई एक्सपोज्ड ऑन मेगा स्पोरोफिल, जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल लाई एक्सपोज्ड, जो आप कल याद करोगी वो सेकंड और थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ही याद करोगी, बीच से मैं कहीं से नहीं पूछूंगा, ठीक है। दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, हाँ, सिर्फ क्वेश्चन आंसर। इन जिम्नोस्पर्म ओव्यूल लाई एक्सपोज्ड ऑन मेगा स्पोरोफिल, तो ओव्यूल क्या है, ओव्यूल भी एक्सपोज्ड ही ये दिखाई पड़ता है, लेकिन क्या एंजियोस्पर्म में ओव्यूल देख पाती हैं आपकी फ्लावर पेटल्स के अंदर वो बंद है। जबकि ओव्यूल इसमें क्या होता है, ओवरी के अंदर है, और हैंस आर कवर्ड, तो जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल भी एक्सपोज्ड है और इसमें ओव्यूल अनएक्सपोज्ड है। इन जिम्नोस्पर्म एन ओव्यूल इज कवर्ड बाय ए 3 लेयर्ड इंटीगमेंट, तो जिम्नोस्पर्म में क्या है, ओव्यूल के ऊपर okay, now in gymnosperm it is covered by integument. सर वीडियो ब्लर आ रही है। ब्लर आ रही है, okay. आप देखिए इसके बाद ओव्यूल इज कवर्ड बाय 3 लेयर्ड इंटीगमेंट विद ए वाइड माइक्रोपाइलर एंड। जिम्नोस्पर्म में इंटीगमेंट क्या होता है, उसका माउथ होता है, तो इस तरीके से होगा, है ना। हाँ, 3 फिंगर, समझ लो सही बता रही हो, तो 3 फिंगर हुई, तो 3 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा जो काफ़ी चौड़ा होगा उसका, तो वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, 3 लेयर्ड है, 3 फिंगर समझ लो ऐसे, 3 फिंगर, और 3 फिंगर है और उसके बीच में ऐसा ही होगा कि नहीं, बीच की जगह है, लेकिन वो काफ़ी वाइडर होगा। विद ए वाइड, वाइल इन एंजियोस्पर्म एंड ओव्यूल इज कवर्ड बाय 1 or 2 थिन इंटीगमेंट, 2 हम लोग बनाते हैं वैसे नहीं, with a narrow micropyle. In gymnosperm, pollen grains directly enter into ovule and come
उसमें पॉलन ट्यूब निकलती है क्या जिम्नोस्पर्म में, कि सीधा पॉलन गिर अंदर जा करके उससे फ्यूज हो जाता है? सीधा चला जाता है। वाइल इसमें क्या होता है, ये इसको वाइल ये स्टिग्मा से जाएगा, उसमें पॉलन ट्यूब निकलेगी। व्हाट इज हीट्रोस्पोरी? ब्रीफली कमेंट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस। जेनेरा लाइक सेलिजिनेलिया एंड सेल्विनिया, दे प्रोड्यूस, ये क्या करते हैं, विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स। तो इसमें टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स होते हैं, एक मैक्रो एंड माइक्रो स्पोर्स। सो जिसमें अगर मान लो बहुत ये डिफरेंस है स्पोर्स में, सो मेगा स्पोर्स एंड माइक्रो स्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गेमिटोफाइट। द फीमेल गेमिटोफाइट इन these plants are contained on the parent sporophyte for variable period. The development of zygote takes place within the female gametophyte. There is difference in size. Female gametophyte is उसमें जो फीमेल गेमीट होंगे वो लार्जर होंगे। दिस इवेंट इज कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन लीडिंग टू सीड हैबिट। तो इसमें क्या होगा कि सीड हैबिट है ये, कि हिट्रोस्पोरी में पहले हम लोग देखते थे बहुत प्रिमिटिव है तो आइसोगेमस है, जैसे हम लोग एल्गे में देख लेते थे कि एक ही जैसे हैं, और फिर एक ही जैसे हैं तो उनमें क्या होता था, क्या प्लाज्मोगेमी होती थी, फिर उसके बाद कैरियोगेमी होती थी, एक ही जैसे भी होते थे, कभी कभी डिफरेंट भी हो जाते थे। हमने देखा था बहुत प्रिमिटिव, कुछ में डिफरेंट हो गए हैं, लेकिन आगे चल के ये हीट्रोगेमी बन गई या हीट्रोस्पोर्स हो गए। तो उससे क्या हुआ, जो मेगास्पोरेंजिया है वही जाइगोट बनेगा और वही आगे चल के सीड बनेगा। तो इट इज़ प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, इसलिए इसको जो इवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप कहा गया है कि हिट्रोस्पोरी ज़रूरी थी, उसी की वजह से सीड हैबिट बनी। क्योंकि सीड कहाँ लगेगा, मेगास्पोरेंजियम में। समझ में आ गई बात? आगे का अगली क्लास में करेंगे, अभी ये हो रहा है 12:30 बजे नेक्स्ट क्लास है।